नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। जी हां, इंडिया का वोट युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इंडिया के वोट युद्ध के लिहाज से बड़ी खबर है। ये बड़ी डेट है आज के हिसाब से। चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव किस तरीके से होंगे, किस गाइडलाइंस के तहत होंगे, क्या चुनावी रैलियों की इजाजत चुनाव आयोग देगा, किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। जो पहले जिन राज्यों में 7 फेज में चुनाव कराए गए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, वहां पर क्या फेजेस बढ़ाए जाएंगे। उत्तराखंड और गोवा जैसे जो छोटे राज्य हैं, क्या वहां पर भी कई फेज में चुनाव कराए जाएंगे ताकि सुरक्षा बल और अधिकारी ज्यादा संख्या में मौजूद रहें। कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने की उम्मीद है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चुनाव की तारीखों को आगे तो चुनाव आयोग नहीं खिसका सकता है, जिसकी डिमांड हो रही है। दरअसल चिंता बनी हुई है कि कोरोना के बीच अगर चुनाव होते हैं तो ऐसे में कोरोना का विस्फोट हो सकता है, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में सेकेंड वेव में देखा। पंचायत चुनाव के बाद स्थितियां बहुत बिगड़ी। पश्चिम बंगाल में जब डेल्टा वेरिएंट का कहर था पूरे देश में, तब चुनाव प्रचार में हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद जो विस्फोट हुआ उसके भी गंभीर परिणाम हमने देखे हैं। इन सब के बीच आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या चुनावों का ऐलान होगा, इन 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होगा क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे 3:30 बजे चुनाव से जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट है वो आएगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि इन 5 राज्यों में चुनाव कब होंगे तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव इस साल होने हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर 2017 में 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। तो क्या इस बार कोरोना विस्फोट के मद्देनजर इन चरणों की संख्या, चुनाव के फेजेस की संख्या क्या बढ़ाई जाएगी, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर चुना गया। बीजेपी को 14 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले। बैलेट पेपर फटने से आपका एक वोट रद्द हो गया। समरजीत कौर मेयर बनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है चंडीगढ़ से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी की मेयर चुनी गई हैं। बीजेपी को 14 वोट मिले हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को, और आपको 13 वोट मिले हैं। सरबजीत हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है चंडीगढ़ से जुड़ी हुई। तो सरबजीत कौर जो है वो मेयर चुनी गई है चंडीगढ़ की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की। 3:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 5 राज्यों में चुनाव कब होंगे, किन नियमों के तहत होंगे, क्या कोविड का प्रभाव रहेगा चुनाव में, चुनाव आयोग क्या नियम तय करता है, क्या कोरोना के मद्देनजर चुनाव के तरीके और चुनाव प्रचार के तरीकों में बदलाव हम देख पाएंगे। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, तब तस्वीर साफ हो जाएगी। ये राज्य है मणिपुर, जहां पर 60 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में। तो चंडीगढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बताते हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी की मेयर चुनी गई हैं। दरअसल बीजेपी के कैंडिडेट को 14 वोट मिले और
चंडीगढ़ में बीजेपी की मेयर चुनी गई है, सरबजीत कौर बनी है मेयर। 14 वोट के साथ सरबजीत कौर, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी, वो मेयर चुन ली गई है। इस बार आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा। 14 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के भी जीते, लेकिन यहां पर मेयर की दौड़ में बीजेपी के उम्मीदवार सरबजीत कौर अव्वल रही हैं। कुलबीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। कुलबीर, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा। बताया जा रहा है कि एक वोट जो है आम आदमी पार्टी का वो बर्बाद हो गया क्योंकि जो मतपत्र थे वो फट गया। चलिए, कुलबीर तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। कुलबीर से हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हार मिली है और बीजेपी की मेयर चुनी गई है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में बीजेपी के मेयर का चुनाव हुआ है। सरबजीत कौर बनी है मेयर, उन्हें 14 वोट मिले। और रोमांचक बात यह है कि आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले और एक वोट जो है बैलेट पेपर फटने की वजह से मान्य नहीं माना गया। और एक बार फिर से लौटते हैं चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की ओर। दरअसल आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के ऐलान हो जाएगा। तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज जाएगा और चुनाव की तारीख भी आज सामने आ जाएगी। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है। 5 राज्य हैं, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, उम्मीद ये की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच क्या चुनाव की तारीखों को आगे टाला जा सकता है? चुनाव कुछ महीने के लिए टल जाएंगे, ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब कोरोना के मामले हर दिन बढ़कर के सामने आ रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों में मामले 1,41,000 तक पहुंच गए हैं, तो ऐसे में क्या चुनाव कराना सही होगा? तो नमित हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, नीरज लखनऊ से जुड़ रहे हैं, रोहित विक्रम सिंह देहरादून से जुड़ रहे हैं। नमित का रुख करते हैं। नमित, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसकी गुंजाइश कितनी है कि बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चुनाव के तारीखों को आगे सरकाया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर कुंदन 2 बातें हैं। पहला ये कि जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं वहाँ पर अधिकतर राज्यों में चुनाव आयोग अपना दौरा कर चुका है, तो ऐसे में उम्मीद नहीं कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ की कोरोना की क्या स्थिति है उसको भली भांति चुनाव आयोग समझ चुका है और उसी के अनुसार अब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि आखिर चुनाव की तारीखों के बीच में, नामांकन के बीच में और परिणाम के बीच में गैप कितना आएगा। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो चुनाव प्रसार का तरीका रहेगा उस पर चुनाव आयोग किस तरीके की गाइडलाइंस को लागू करेगा, क्योंकि 14 मई 2022 को यूपी के अंदर पूरा विधानसभा का जो सेशन है, ये जो पूरी प्रक्रिया है काल, वो खत्म हो रही है। उससे पहले जो नई सरकार का गठन है वो करना होगा। उत्तराखंड की बात करें तो 23 मार्च 2022 को वहां पर गठन जो है उससे पहले होना है नई सरकार का। तो यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि जो चुनाव कितने फेज में होंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर ज्यादा सीटें नहीं हैं विधानसभा की कुंदन, वहां पर किस तरीके से चुनाव को कराया जाएगा और कितने फेजों में कराया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा ये, क्योंकि बार बार हम एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन लोगों से वोट कैसे डलवाया जाएगा? क्या इस तरीके की कोई व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग करेगा? बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। नीरज जी का रुख करते हैं। नीरज, मैंने पहला ही सवाल पूछा कि क्या चुनाव टल सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है दर्शकों के लिए, क्योंकि हम लोगों से अपील कर रहे हैं, राजनीतिक दल, सरकारें अपील कर रहे हैं कि कोरोना से बच के रहें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। ऐसे में चुनाव होता है तो उसकी गुंजाइश बनी रहेगी कि कोरोना विस्फोट हो जाए। सवाल यह है कि चुनाव आयोग
उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी रहा। 3 दिनों तक तमाम राजनीतिक दलों और हालात की चर्चा करके चुनाव आयोग की टीम पहुंची है दिल्ली। आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन खबरें यहां तक आई कि राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि चुनाव वक्त पर हो और चुनाव को टाला न जाए। जी बिल्कुल, देखिए जो चुनाव है वो टलेगा नहीं, ये बात बिल्कुल श्योर है, क्योंकि जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव समय पर हो। अब चुनाव समय पर कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव समय पर हो, सुरक्षित हो और जो कोरोना का संक्रमण है उससे रहित रहे, यानी कि कोरोना का संक्रमण भी लोगों तक न फैले। तो इसको लेकर चुनाव आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम पिछले 2017 की बात करें तो उस समय 3 जनवरी 2017 को जब आचार संहिता लगी थी, उस समय इस हालात दूसरे थे। और जब चुनाव आयोग अभी उत्तर प्रदेश आया था तो उस समय भी हालात दूसरे थे। इस तरह की स्थिति नहीं थी कि जो कोरोना का संक्रमण था वो इतनी तेजी से फैल रहा था। तो आज की स्थिति को देखते हुए और आने वाले 1 हफ्ते और 10 दिन के बाद जो स्थिति होगी उसको देखना चुनाव आयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से गाइडलाइन तय करें, रैलियों पर किस तरह से रोक लगाई जाए, वर्चुअल तरीके से जो प्रचार प्रसार होगा वो होगा कि आम लोगों के बीच में जाकर होगा, कितने लोगों की सभाओं को अनुमति दी जाएगी, इससे अधिक लोग ना हो, या प्रचार वाहन किस तरह से घूमेंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ों पर लोगों की नज़र है कि आखिर गाइडलाइन किस तरह से बनाई जाए। चूंकि चुनाव है और जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जाता है, वो आज नहीं हो सकता है, 3 महीने बाद भी हो, 4 महीने बाद, तो चुनाव तो टाला नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन चुनाव सुरक्षित हो, समय पर हो और सकुशल संपन्न हो, ये 3 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो लिहाजा चुनाव आयोग अपनी तरफ से उसने गाइडलाइंस बनाई होंगी, डॉक्टरों से सलाह लिया होगा, जो चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं उनसे बात की होगी और उसके आधार पर जो गाइडलाइंस तय होगी कि कितनी दूरी पर एक मतदाता रहेगा, या जो फेजेस हैं, जो 7 फेज में चुनाव हुए थे उसको 14 फेज पे किया जाए, यानी एक जिले में, या जो ये कहा जाए कि 10-10 जिलों में अलग अलग तरीके से वो किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 403 सीटें हैं, 15 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। एक बहुत बड़ी अगर कहा जाए चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए। और जो अन्य 4 राज्य हैं उनकी अगर विधानसभा सीटें मिला ली जाए तो उत्तर प्रदेश की सीटें उनसे कहीं ज्यादा होती हैं। तो लिहाजा इस समय उत्तर प्रदेश पे चुनाव आयोग का सबसे अधिक फोकस है, क्योंकि अगर यहाँ स्थिति खराब होती है तो फिर हमारे पास उतने अभी संसाधन नहीं है। अगर हम डॉक्टरों को लेकर कहें या चिकित्सा को लेकर कहें तो इसको भी देखना चुनाव आयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल रोहित, बड़ी चुनौती यही है कि चुनाव सकुशल हो, सुरक्षित हो और कोरोना का विस्फोट ना हो, यह सुनिश्चित करना बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। लेकिन क्या ये तय माना जाए कि इस बार जो चुनाव होंगे 5 राज्यों में और साथ में उत्तराखंड में, उसमें कड़े दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग के सामने आएंगे ताकि कोरोना के विस्फोट हो सके? जी देखिए कुंदन, अभी 1 हफ्ता पहले जब मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तराखंड आए थे, 2 दिवसीय उनका दौरा था। तमाम जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उन्होंने मुलाकात की थी, जिला निर्वाचन अधिकारियों से बातचीत की थी, डीजीपी से बात की थी, स्वास्थ्य महानिदेशक से वार्तालाप हुई थी, मुख्य सचिव से बातचीत हुई थी, पूरा फीडबैक लेकर वो गए थे। उसके बाद 3 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश उनका था। लेकिन उस समय जो परिस्थितियां हैं कोविड की, वो इतनी विकराल नहीं थी। उस समय मामले इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। हालांकि 3-4 दिन की अगर बात करें तो लगातार पूरे देश के साथ उत्तराखंड में मामले दोगुने से तिगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। एक दिन पहले जहां उत्तराखंड में 650 के करीब मामले थे, वहीं कल बीती रोज जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 850 के करीब मामले दर्ज हुए हैं। राजधानी देहरादून में एक दिन पहले जहां 250 के करीब मामले थे, वहीं कल का जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 325 मामले राजधानी देहरादून से अकेले आए हैं। तो चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती होगी। कितने चरणों में चुनाव कराया जाएगा, क्या चुनाव के स्थगन को लेकर भी कुछ चुनाव आयोग की तरफ से बातचीत हो सकती है, जो प्रेस वार्ता है। हालांकि जो उत्तराखंड चुनाव आयोग है उसने कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए पोलिंग बूथ पर अलग से लाइन की व्यवस्था की है, दिव्यांग जनों के लिए अलग से व्यवस्था की है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, ताकि पोलिंग बूथ पर किसी भी तरह की कोई पैनिक जैसी स्थिति ना हो। पानी की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी और जो दूरस्थ क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा कर ली गई हैं। और इस बार जो है अन्य बार की अपेक्षा जो है इस बार पोलिंग बूथ की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 11,647 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि कोविड के नियमों का स्मरण किया जा सके, उनका अनुपालन किया जा सके। हालांकि अब मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अब क्या कुछ
उत्तराखंड चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये तो शाम के जो 3 बजे की पीसी होगी, प्रेस वार्ता होगी, उसमें देखा जाएगा। जी बिल्कुल, कुलबीर भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, इससे आज उम्मीद की जा रही है कि पंजाब को लेकर के भी चुनाव आयोग ऐलान कर देगा। कुलबीर, दरअसल इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के लिए पाने के लिए 4 राज्यों में बहुत कुछ है, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पंजाब की बात करें तो यहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ है कांग्रेस के पास, और पाने के लिए तो भाई अपनी सरकार को बचाना है। क्या चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने मौजूदा परिस्थितियों में? देखिए, पंजाब में कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है, और पंजाब में हाल ही में जो बड़ा बदलाव हुआ है कांग्रेस में सत्ता का, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और उनको आरोप भी अपनों ने ही लगाया, यानी कांग्रेस के भीतर से ही एक कलह जो है वो उठी थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ थी, और 4.5 साल तक उन्होंने कुर्सी संभाली मुख्यमंत्री की, लेकिन उनको इस आरोप के साथ उतारा गया कि 4.5 साल जो है वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो खास तौर पर वो उन वादों का जिक्र किया गया जो मैनिफेस्टो में 2017 में कांग्रेस ने किए थे। इस तरह के आरोपों से उनकी कुर्सी जो है वो चली गई। लेकिन अब चुनौती सबसे बड़ी यही है चन्नी सरकार के सामने, कांग्रेस सरकार के सामने, कि 4.5 साल का हिसाब जनता मांगेगी तो क्या जवाब है, क्योंकि खुद कांग्रेस वाले यदि आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 100 दिन की सरकार या 100 दिन की सरकार जो है वो क्या अपनी उपलब्धियां गिनवा पाएगी? ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जो कांग्रेस का अंतरकलह है, खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से कांग्रेस की लगातार एक ये कहें कि उसका मलिया मेट करने की स्थिति में है, उनकी हर रोज की जो बयानबाजी है अपनी ही पार्टी के खिलाफ है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती ना केवल इस तरह के हालात हैं, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू भी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के लिए पंजाब में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए। लौटता हूं मैं आपके पास दोबारा से। एक बड़ी खबर दर्शकों बता दें, दरअसल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी की सरबजीत कौर चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है, चंडीगढ़ चुनाव से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले, बीजेपी को 14 वोट मिले, और खबर यह है कि बैलेट पेपर फटने से आम आदमी पार्टी का 1 वोट बर्बाद हो गया, और इस वजह से बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई हैं। कुलबीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ से मौजूद हैं। कुलबीर, ये बहुत रोमांचक मुकाबला रहा। 1 वोट बैलेट पेपर फटने से बर्बाद हो गया आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल, काफी ज्यादा दिलचस्प नतीजे जो हैं वो चंडीगढ़ इलेक्शन में आए थे, खासतौर पर नगर निगम में, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभरी थी, जिसको 14 सीट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिले थे। हालांकि बाद में कांग्रेस का एक पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीट हो गई, और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी उसके पास 14 थी। लेकिन एक जी खेत जो है वो भाजपा के हैं चंडीगढ़ से, लिहाजा उनका 1 वोट मिलाकर 14-14, यानी भाजपा और आम आदमी पार्टी के पास 14-14 थे। यानी सिर्फ 1 वोट की ही गेम थी कि 1 वोट से पासा पलटना था, और वो पलट गया, और बाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले गई है। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उत्साहित में भगदड़ कर दी है, वही आज सदन के अंदर भी यही हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल करी है। मैं चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये गहमा गहमी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की सरबजीत कौर मेयर के लिए चुनी गई हैं, उन्हें 14 वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले। 1 वोट बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर फटने की वजह से अमान्य करार दिया गया, इस वजह से बीजेपी की सरबजीत कौर चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। कुलबीर, ये गहमा गहमी की तस्वीरें आ रही है। आम आदमी पार्टी क्या इस हार को नहीं एक्सेप्ट कर रही है? कुलबीर, बिल्कुल, ये गहमा गहमी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आम आदमी पार्टी के लोगों को कन्वेंटर क्या बोलना चाहेंगे? ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, शरेआम मर्डर हो रहा है, सबके सामने मर्डर हो रहा है। आम आदमी पार्टी के अंजू कटियाल को 14 वोट मिले, बिल्कुल बैलेट वोट मिली है, और सरबजीत कौर को 13 वोट मिले, क्योंकि 14वीं वोट जो उनकी है वो फटी हुई है।
तो इस इन्होंने जानबूझ कर उसकी वोट को बैलेट करके आम आदमी पार्टी की अंजू कटियाल की वोट को इनवैलिड किया है, जो कि बिल्कुल शरेआम जब गलत है। आप सारे देख रहे हो, आप सारे बैलेट पेपर को दोबारा देखिए, चेक कीजिए, किसी इंडिपेंडेंट बंदे को बिठा के करिए। पहले तो इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर बीजेपी का लगाया, उसमें बिल्कुल उसने वैसे ही हमें पता था कि ये गलत करेगा, पहले हमें एंट्री नहीं देने दी, यहाँ पे बाहर हमने धरना दिया और अंदर एक घपलाबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह रिपोर्ट किया आम आदमी पार्टी काउंसलर ने, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी काला निशान खड़ा कर रही थी, पहली बार हुआ था। नहीं, एक तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, हम मान ही नहीं रहे इस फैसले को, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये जबरदस्ती किसी को बिठा दे, इससे तो इलेक्शन ना कराएं, फिर बिना इलेक्शन के करते जो भी करना है। लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? नहीं, हम मान ही नहीं रहे, हमारे को मानने नहीं है फैसला, बिल्कुल मानने नहीं है। तो क्या इसको उठाएंगे लीगली? नहीं उठाने, लीगली का क्या, हम मान ही नहीं रहे इसको, ये बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए गहमा गहमी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि 13 वोट तो सरबजीत कौर को मिले थे, 14 वोट आम आदमी पार्टी को मिले, लेकिन इसे उल्टा दिखाया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, जो चुनाव अधिकारी हैं, वो बीजेपी का आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि बीजेपी का वो व्यक्ति है और उन्होंने धांधली की है। चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन यहां पर एक वोट अमान्य करार दिया गया, वो भी आम आदमी पार्टी का। ये साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। कुलबीर, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये गहमा गहमी की तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे, और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कोरोना एक महामारी